नमस्कार, मैं प्रवेंद्र पंडित, साहित्यकार, लेखक, गीतकार, अलवर न्यूज चैनल में उपस्थित हूं। एक बेहतरीन शख्सियत को लेकर हमारे मध्य आज जो शख्सियत उपस्थित हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में जितना कहा जाए कम है। शुभ नाम है उनका श्री दिनेश भार्गव, जो समाज सेवा से और राजनीति से समान रूप से जुड़े हुए हैं और समाज में जहां कहीं भी कोई भी ऐसी गतिविधि हो जहां पर गरीब तबके को, निम्न तबके को किसी भी सहायता की आवश्यकता हो या समाज सेवा में कोई भी ऐसा कार्य जिसके करने से समाज में एक मैसेज जाए कि भाई वो ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों ना ऐसा करें, तो उन सब बातों को साथ लेकर के ये चलते हैं। जीवन में इनका जो उद्देश्य, जहां तक मैं जानता हूं, कि एक ही उद्देश्य रखता है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। दोस्ती का मतलब ये होता है कि एक व्यक्तिगत से मित्रता हो। इनकी दोस्ती सभी से है। जो भी व्यक्ति इनके पास अपेक्षाएं लेकर आता है, जो इनके करने योग्य कार्य होते हैं, उनके लिए ये सदैव तत्पर रहते हैं। मैं आपसे मुखातिब होकर आदरपूर्वक पहला प्रश्न करता हूं कि देखिए, हर व्यक्ति ये उम्र पाने में आपको कुछ समय तो लगा ही है निश्चित रूप से, तो बचपन से लेकर के और इस मुकाम तक पहुंचने में आप जरा विस्तार से बताएं कि आपको एजुकेशनल लाइफ से लेकर, बचपन से लेकर यहां तक पहुंचने में किन किन क्या क्या तो सुविधाएं मिली और क्या क्या व्यवधान या कोई विरोध उत्पन्न हुए, इस पर आप जरा प्रकाश डालें। सबसे पहले तो आपका पंडित जी बहुत आभार, चैनल का आभार, सभी मेरे श्रोता जो सुन रहे हैं, सभी दर्शक, उन सबका आभार, सबको मेरा प्रणाम। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि आज हम वर्तमान में जिस पोजीशन पे हैं उस पे यहां तक आने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा, उसके लिए मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। जी, मैंने 9th, 10th, 11th, पहले 10 प्लस 2 नहीं होती थी, तो मैंने 82, 82, 83, 84 में 3 वर्षों में पढ़ाई करी। 3 वर्षों में पढ़ाई करने के बाद घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं कॉलेज में जा सकूं। बड़ी विषम स्थिति थी, घर भी संभालना पड़ता था, पढ़ाई भी करनी जरूरी थी, क्योंकि मैं उस समाज से आता हूं जहां पे 100% लिटरेट लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। भार्गव समाज से आता हूं जी, और भार्गव समाज शुद्ध ब्राह्मण में आता है। आप सब इससे परिचित हैं। बिल्कुल, भार्गव मुनि की संतान है सर। तो 11th के बाद जब मैंने कॉलेज की तरफ रुख किया तो कॉलेज की मेरे पास फीस नहीं थी, घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी, तो मैंने 80 रुपए महीने की नौकरी होप सर्कस पे एक दुकानदार के करी। उससे मैंने अपना जीवन शुरू किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, उसके बाद मैंने सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरियन किया, उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन किया। उसके बाद भी पढ़ाई से मन नहीं भरा तो फिर मैंने बीए किया, उसके बाद फिर मैंने एलएलबी करी। ये सब मैं आपको बता रहा हूं, नॉन कॉलेजिएट मैंने पढ़ाई करी। मैंने कभी कॉलेज के दर्शन नहीं करे। पढ़ाई में मैं बिल्कुल हायर भी नहीं था, तो लेवल मेरा लोअर भी नहीं था, मेरा मध्यम वर्ग से मैंने पढ़ाई करी और उसको पढ़ के मैंने आज यहां तक आया। प्रोफेशन के तौर पे मैंने डी राइटिंग का काम अपना चुना अलवर तहसील में। डी राइटिंग से मैंने अपना घर भी चलाया, खुद भी मैं शिक्षित हुआ, परिवार को भी संभाला और साथ में समाज में भी अपनी पहचान बनाई। मैं अखिल भारतीय भार्गव समाज का वर्तमान में उप प्रधान हूं जी। ये भी मैं पिछले 10 साल से लगातार हूं। 2 वर्षीय, द्विवर्षीय चुनाव होते हैं जी, और बाकायदा चुनाव लड़के, समाज के चुनाव तो आप जानते हैं कितने निश्चित रूप से मतलब सरपंच जैसा चुनाव होता है। हाँ, बड़े। और हमारे विभिन्न शहरों में, कभी जोधपुर, कभी उदयपुर, कभी लखनऊ, कभी कानपुर, कभी कहीं जयपुर, ऐसे हमारे चुनाव होते हैं। तो बहुत सारे, मतलब मैं उन लोगों का आभारी हूं जो भरी सर्दी में रात को, दिसंबर की रात, 25 तारीख की रात को अलवर से और पूरे शहरों से आके, अभी पिछली बार जोधपुर चुनाव था जी, बिल्कुल, तो मुझे 900 वोटों के अंतर से उन्होंने मुझे जिताया। मैं उन सबका बहुत बड़ी शुक्रिया आपको। बहुत ऐसे समाज के लोग हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग यूनियन का प्रेसिडेंट हूं, निर्विरोध चुना जाता हूं जी। जितने डिडाइटर्स हैं, इंस्टॉलमेंटर हैं, इनका भी मैं जिले का अध्यक्ष हूं। ये भी लगातार मैं निर्विरोध जीतता हूं। निश्चित रूप से ऐसी मेरी बहुत सारी संस्थाएं, प्रोटेक्शन लाइफ बच्चों का है, उसमें मैं हूं।
20 सूत्रीय कार्यक्रम में रहा और काम में रहा, सरकार की तरफ से कई योजनाओं में मैं शामिल रहा, सेंट्रल जेल पे भी रहा, राजस्थान सरकार में जो पिछली भाजपा सरकार थी उसमें मैं रहा। तो काफी मैंने अपना इस तरह से, मगर मैं इन सब बातों को सोच के, जी, जैसे आपने प्रश्न किया कि आप दोनों को कैसे याद रखते हैं, कैसे इस सिस्टम को संभालते हैं, तो मैं एक आंख से अतीत को देखता हूं और एक आंख से वर्तमान को देखता हूं। तो न तो मैं अतीत भूलता न मैं वर्तमान भूलता, मैं दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलता हूं। और गर्व, घमंड, ये जो कुछ है, ये इंसान की प्रवृत्ति में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध सात्विक जीवन अपना व्यतीत करना चाहिए। ये आपका संबल है कि आप वर्तमान को भी देखते हैं और अतीत को भी देखते हैं। अतीत आपको प्रेरित करता है कि वर्तमान को कैसे बनाया जाए, क्योंकि जब आप धरती से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, उसके बाद अथक परिश्रम करके आपने आज इस मुकाम को प्राप्त किया है, उसके बावजूद भी आपके अंदर घमंड नहीं है। दो शब्द होते हैं, गर्व और घमंड। गर्व होता है अपने सत्कर्मों पर, जो हम अच्छे कार्य करते हैं तब हम उसे गर्व कहते हैं, और जो हम गलत कार्य करके उल्टे सीधे तरीके से अपने आप को कहीं स्थापित कर लें, वहां पर मनुष्य के हृदय में घमंड व्याप्त हो जाता है। लेकिन आपके अंदर वो घमंड वाली चीज नहीं है, इसीलिए हमें आप पर गर्व है। देखिए, आपकी दोनों बातों में मैं सहमत हूं, मगर न तो घमंड करना चाहिए न गर्व करना चाहिए। आपको जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं, गर्व दूसरों को होता है साहब, गर्व दूसरों को होना चाहिए, खुद को कभी भी इस तरह का नहीं करना चाहिए। आपको तो जो वर्तमान में आपको जो भी काम दिया है, जैसे मान लीजिए मेरे को डी राइटिंग का काम दिया, ईश्वर ने मुझे कहा कि डी राइटिंग का आपको काम करना है, ये सब तयशुदा है, भगवान ने नियति अपनी तय कर रखी है। जी बिल्कुल निश्चित। तो मैं उस काम को भी अपनी ईमानदारी से करूं, शुद्ध सात्विक रूप से करूं, यही मेरा काम का प्रोफेशन का तरीका है। और इसी को अगर आप शुद्धता से करोगे और शुद्ध मन से करोगे तो आप निसंदेह आगे बढ़ते जाओगे। क्योंकि अब मैं तहसील में हूं, लीड राइटर का काम किया तो मैंने पैसा भी कमाया, तो मैंने व्यवहार भी कमाया, जीविकोपार्जन के लिए तो दोनों काम उसको काम किया, शुद्ध सात्विक मन से किया। तो उसका नतीजा ये है कि मैं आज जितने राजस्थान में तहसील में या सब रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रियां करते हैं, मैंने उनकी वर्कशॉप की है मैनी टाइम्स। जी, मैं पूरे प्रदेश का अकेला डी राइटर हूं जो उनकी मैं क्लास लेके आया। जी, और जिस तरह से रजिस्ट्री होती है, कैसे रजिस्ट्रियां होंगी, कैसे डॉक्यूमेंट का पंजीयन होगा, उनका मैंने अजमेर में कई बार वर्कशॉप की है। ये भी आप लोगों को गर्व होना चाहिए, मेरे को तो कोई गर्व नहीं है। हमें तो गर्व है सर। शुद्ध साथी, बहुत सारे सर्कुलर्स मेरे सुझाव पर राजस्थान सरकार ने जारी किए। बहुत सारे सुझाव, चाहे वो सरकार कोई की भी रही हो, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, मगर जब भी मेरे से कोई सुझाव मांगे जाते हैं मैं वो सुझाव प्रेषित करता हूं और उन सुझाव बिल्कुल अक्षरतः पालना होके सरकार मेरी मानती है। ऐसा भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक प्रश्न और है मेरा, मैंने जो व्यक्तिगत रूप से देखा है वो मैं प्रश्न करता हूं कि हमने देखा है व्यावसायिक लोग किसी भी परेशान चाहे जितना भी आदमी हो उसको उचित सलाह नहीं देते, टाल देते हैं, यार मुझे नहीं पता, वहां जाइए। लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से तहसील में घूमकर ये देखा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आपसे कोई संबंध नहीं, जिसकी रजिस्ट्री का आपसे कोई संपर्क नहीं, जिसको कहीं अटका हुआ है, उलझा हुआ है किसी कानूनी दाव पेचों में, वो यदि आपके पास आता है तो लोग इशारा कर देते हैं कि उधर जाइए, और आप उसको बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी लालच के एक उचित सलाह देते हैं ताकि उसका काम आसानी से हो सके। ऐसा भाव जब आपके मन में आता है तो आपको क्या महसूस होता है? क्या आत्मसंतुष्टि महसूस होती है? क्या होता है? वो तो खुश होता ही है। पंडित जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न। जब छोटे बच्चा होता है ना, तो हम उसको क्या बताते हैं? उसको हम दिशा देने का काम करते हैं। जी, जो शैशव काल में होता है, नाबालिग होता है, उसको हम दिशा देने का काम करते हैं। इसलिए देना करते हैं कि उसकी दशा बदल जाए। जी 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 जी, उसका जीवन जो है उसका शुद्ध हो जाए। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जी सर। तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उसका डॉक्टर के चैम्बर में घुसने के बाद ही हमारी आधी बीमारी इस बात से दूर हो जाती है कि हम अच्छे डॉक्टर के पास आ गए। निश्चित रूप और फिर वो डॉक्टर आपसे हंस के और अच्छी व्यवहार कुशलता से आपसे बात कर ले तो आधी बीमारी और आपकी कम हो गई। उसके बाद जो भी अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखा, पर्चा लिखा, उसके बाद भी आपने दवाई ली तो कहा मैं फलाने डॉक्टर को दिखाया, बस अब मेरा बीमारी ठीक हो जाएगी। जी, मैं उस व्यवहार को अपने दृष्टिकोण में रखता हूं और इसलिए रखता हूं कि कोई भी आदमी जब मेरे पास कोई सलाह लेने आएगा तो वो बहुत सारी जगह से ये तय करके आएगा कि मुझे दिनेश भार्गव के पास जाना है। और जब वो मेरे पास आता है और मैं उसको शुद्ध सात्विक बिल्कुल सलाह देता हूं कि इसका केवल ये उपयोग हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो खुश होकर जाता है और उसी का वो अक्षरतः पालना करता है। और जब उसका काम हो जाता है
तो वो मेरे से तो नहीं मगर माउथ टू माउथ उसकी पब्लिसिटी करता है और वो चीजें मेरे पास घूम घूम के आती हैं, तो मैं अपने आप में प्रसन्न होता हूं कि मैंने किसी को सलाह दी थी तो वो मेरे बात को उसने मानी और उसने अच्छा मुझे व्यवहार किया। एक आपके राजनीतिक भाषणों में यदा कदा देते हैं आप, कभी भी मैंने विरोधाभास नहीं देखा। आप केवल अपने दल की प्रशंसा पर अधिक गौर करते हैं, सामने वाले की जो आलोचना होती है उन्हें आप बड़े ही नपे तुले शब्दों में और यथार्थ भाव से प्रकट करते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी खूबी है। मैं एक कुंडली छंद आपके प्रशंसा में पढ़ना आवश्यक समझूंगा, जो मैंने लिखा है कि भावों को रोशन करें, बांटें खुशी अपार, सदा प्रेम से पूर्ण हो यह सारा संसार। यह सारा संसार बताता यही कहानी, एक दूजे के लिए बने जन जन वरदानी, एक दूजे के लिए बने जन जन वरदानी। पंडित की विनती है भूलो अलगावों को, पंडित की विनती है भूलो अलगावों को, हर उत्सव पर रखें स्वच्छ मन के भावों को, हर उत्सव पर रखें स्वच्छ मन के भावों को। ऐसा आपका मैंने नेचर देखा है। जब भी हमने आपको किसी भी कार्यक्रम में बुलाया है, चाहे वो साहित्यिक कार्यक्रम हो या फिर कोई और सामाजिक कार्यक्रम हो, आपने कभी ना नहीं किया। देखिए पंडित जी, आपने ये कहा कि मैं चाहे 10 मिनट को आऊं चाहे 5 मिनट को आऊं, अति व्यस्तता के बावजूद भी आप वहां उपस्थित होकर मनोबल बढ़ाते हैं। देखिए पंडित जी, इसमें बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें दो बात है। दो बात यह है कि चाहे हम भारतीय जनता पार्टी का, मैं प्रदेश का कोषाध्यक्ष हूं किसान मोर्चे का, मगर ये पार्टियां जो हैं विचारधारा की हैं। निश्चित रूप से हमारी पार्टी की विचारधारा हमारी है जी। हम भारतीय जनता पार्टी से हैं तो हमारी विचारधारा ही, हम भारत माता की जय बोलते हैं, हम वंदे भारत बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। अगर दूसरी पार्टी नहीं बोलती तो नहीं बोलती, मगर हम विरोधाभासी ये बात नहीं करते। हम राष्ट्रीय नेता भी नहीं है। हम तो हमारी बात को शुद्ध सात्विक रूप से समझाने का काम करते हैं कि हमारी पार्टी की विचारधारा ये है, हम ये चाहते हैं। हमारा इसके अलावा दूसरी पार्टी के विरोध में हम दूसरे का क्यों प्रचार करें। हम तो हमारी पार्टी की विचारधारा को आगे ले जाने का कार्य करते हैं और विचारधारा को आगे ले जाएंगे तो उस सामने वाले जो भी हमारे श्रोता हैं उनको समझ में आएगी या हमारे से विचारधारा जुड़े हुए हैं कि हम क्या चाहते हैं और पार्टी की हमारी विचारधारा क्या है, हमारी भारत सरकार की योजना क्या है, मोदी जी की योजनाएं क्या है, हम उनको अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का कार्य करते हैं। वही हमारी खूबी है, वही हमें करना चाहिए, वो ये कार्यकर्ता का कार्य है। इसके अलावा हमें दूसरी पार्टी की बुराई करें या दूसरी पार्टी के विषय में बोलें या कोई, आज जितने भी अलवर के लीडर्स हैं, बड़े जिले के जितने भी हैं, सबसे मेरे व्यक्तिगत संबंध है। सबके आता जाता हूं, सबके साथ फोटो खिंचती है, सबके साथ है, मगर मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में बोलता हूं। बस इससे ज्यादा मेरे को बोलता नहीं हूं कुछ भी, और संक्षेप में भाषण देता हूं, इससे ज्यादा मैं लंबी बात भी नहीं रखता हूं। नहीं, आप इसमें कोई शक नहीं है कि आप विद्वान भी हैं और मुझे तो बहुत व्यक्तिगत रूप से भी ज्ञात है ये चीज। लेकिन आपने जो बचपन से लेकर के अब तक का जो क्रम बताया है, उस क्रम का अर्थ मैं बता देता हूं एक अपने 4 लाइनों के माध्यम से कि ये कैसे आपने किया होगा। क्या मैं सच हूं ये आप बताएंगे। ए दुख मुझको भूल न जाना, ए दुख मुझको भूल न जाना, अंत समय तक साथ निभाना, अंत समय तक साथ निभाना। तुझसे मैं हर रोज लड़ूंगा, तुझसे मैं हर रोज लड़ूंगा, जा जा कहकर भी झगड़ूंगा, जा जा कहकर भी झगड़ूंगा। तो हमको अपने दुख से सदैव दोस्ती बना के रखनी है, रोज उससे झगड़ा करना है, तब जाकर हम उस मुकाम को पाते हैं। यदि जीवन में आपको सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं बहुत सारे लोग, आप मैं क्या कहूं, और फिर उन्हें कभी कष्ट कोई देखना ही नहीं पड़ा, जीवन में कभी न खेतों में गए, न सड़क पे गए, न गलियों में गए हैं, उन्होंने गरीबी देखी ही नहीं, वो कैसे समाज का भला करेंगे। समाज का भला वही करेगा जो दुख पाकर सुख की सीढ़ियों पर चढ़ा है, और वो फिर ये चाहता है कि मैं एक हाथ नीचे बढ़ाऊं और किसी दुखी को भी अपने साथ उसकी सुख की सीढ़ी तक ले जाऊं। ऐसा नेचर मैंने आप में देखा है और अलवर की पब्लिक ने भी देखा है, और आपका आलोचक अलवर में मैंने नहीं देखा। कारण क्या है कि कांग्रेस में भी आपके बहुत सारे मित्र हैं, वो व्यक्तित्व है आपका, वो व्यक्तिगत मित्र है, पार्टी की विचारधारा भिन्न है। आप जब साथ में बैठ के चाय पिएंगे तो आप अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे,
लेकिन आपने वो वैमनस्य नहीं बनाया कि एक दूसरे को देखना ही पसंद ना करें। आपने देखा होगा राजनेताओं में ये स्थितियां हैं कि एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, किंतु आप वो व्यक्तित्व हैं कि जहां तक मेरा अनुमान है। नहीं, ये सब विचारधारा का मामला है, सब हम जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आज हम यहाँ हैं, कल सामने वाली सीट पे हैं, कल सामने वाला है, कल इधर वाली सीट पे, आज बीजेपी में, कल कांग्रेस में, विचारधारा का है। मैं आपको पंडित जी बहुत छोटी बात बताता हूँ इस शहर की, कितना प्यार मिलता है जी। 100-200 लोग से भी ज्यादा मैं आपको ऐसे बता दूं जिनकी शादी में मैं जब तक नहीं गया तो उन्होंने गौरव नहीं लिया। क्या बात, ये दूल्हे से पहले मेरे को तिलक कराया है, अनन्य प्रेम है ये। दूल्हे से पहले मेरे को लड़की वाले को कहा कि पहले भाई साहब आ जाएंगे, उसके बाद ही गौरवा लेंगे। मैं एक दिन में 28-28 शादियों में जाता हूं। मेरी विचारधारा और है कि जब हमारे घर में शादी होती है तो हम गिने चुने कार्ड छपवाते हैं। गिने चुने से मतलब 500 छपवा लिए, 700 छपवा लिए, 300 छपवा लिए। उस 300, 500, 700 जो भी कार्ड हम छपवाते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि अब ये कार्ड किस किस को दिए जाएंगे जी। तो सबसे पहले गणेश जी को दे दिया। उसके बाद भी सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरा कार्ड मेरे घर आके दिया है कि भाई साहब बस पहला कार्ड आपको है, गणेश जी के चढ़ा के आना है। उसके बाद भी मेरी ड्यूटी है कि मैं उसके घर जाऊं, खाना खाऊं नहीं खाऊं, मगर मैं उसके घर जाके जरूर उपस्थित होके। ऐसा कोई वाकया नहीं रहा जब किसी ने मुझे कोई इनविटेशन के लिए बुलाया और मैं उसके घर चाहे मैं 5 मिनट के लिए गया, मगर मैं निश्चित रूप से उसके 100% जाता हूं, क्योंकि इस सृष्टि में उसने 500 लोगों को चुना, उस 500 लोगों में भी उसने आपको और हमें चुना, वो कार्ड देने आया। अनन्य प्रेम है ये, इसलिए वो आपके प्यार की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से, आपके सामंजस्य की वजह से, समरसता के भाव को लेके वो आया आपके घर कि आपको मेरी पुत्री की शादी में, मेरे पुत्र की शादी में आपको आना है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें उसके जाके और उसके उस खुशी में शामिल होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे लोगों के विषय में आप क्या राय देना चाहेंगे उन्हें एक अच्छे मार्ग पर आने के लिए, जो मैं 4 लाइनों में आपसे पूछता हूं। दूजे को दुख दे, दूजे को दुख दे, सुख का आलाप किया। दूजे को दुख दे, सुख का आलाप किया, कहा किसी ने या फिर अपने आप किया? ऐसा आपको किसी ने कहा था क्या? कहा किसी ने या फिर अपने आप किया? विधि ने रचा तुम्हें आनंद बांटने को, विधि ने रचा तुम्हें आनंद बांटने को, नित्य कारण फिर क्यों ऐसा पाप किया? नित्य कारण फिर क्यों ऐसा पाप किया? उन लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से अपने नेचर के मुताबिक, अपनी प्रकृति के मुताबिक इसको बड़े शुद्ध और सात्विक रूप से, साधारण रूप से समझा देता हूं। जी जी जी। मैंने अभी आपको कहा था कि मैं अतीत को याद रखता हूं जी। तो मैं ईश्वर से जब मैं अकेला होता हूं तो प्रार्थना ही करता हूं कि मेरे दुश्मन को भी वो दिन ना दिखाए। ईश्वर, उससे हटके आप बात करोगे, आपने कोई भी कर्म किया जी, बंद कमरे में किया। जी। बहुत सारे हिंदुस्तान के महापुरुष रहे जो आज जेलों में बंद हैं, जिनके पीछे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, जिनके पीछे दुनिया लाखों लोग उनके फॉलोवर हैं, आज वो जेल में है, मगर उन्होंने कर्म जो भी करे वो बंद कमरे में करे। जी। तो मैं बहुत सारे लोगों को ये कहता हूं कि अब ईश्वर ने भी कंप्यूटर लगा लिया जी। अब आपका पाप, कर्म, धर्म जो कुछ है आपके सामने थोड़े दिन में आपके पास वापस घूम के आएगा, प्रकट हो। जैसा आप काम करोगे वैसे ही आपको घूम घूम के वही चीज आपको मिलेंगी, वही चीज वापस घूमेंगी, वही चीज आएंगी। तो आप आज अपना सही कर लो जिससे कि कल आपका सही है। बिल्कुल। आज जो आप कर्म कर रहे हो शुद्ध करो, बिल्कुल व्यवहारिक करो। ईश्वर से सुबह उठते ही ये प्रार्थना करो कि आज मेरे से कोई गलत काम नहीं हो जाए, मेरे से कोई दोष ना हो जाए, और फिर शाम को ये प्रार्थना करो कि आज मेरे से कोई दोष हुआ है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, ये दोष मेरे से अनजाने में हुआ होगा, मैं उसके लिए ईश्वर से क्षमा। जब तक आपका भाव ऐसा नहीं होगा, समरसता का भाव आपके जीवन में नहीं आएगा, आप कोई भला बुरा करने की कोशिश नहीं कर सकते। मैंने आज तक एक 10 पैसे के पन्ने पे भी किसी अधिकारी की, किसी कर्मचारी की, किसी बाबू की, किसी भी सिस्टम की कोई बुराई आज तक नहीं लिखी, प्रशासन में कोई बुराई नहीं करी। निश्चित रूप से ऐसा ही है। तो उससे क्या होगा, आप किसी की बुराई करोगे तो वो वापस घूम के आपके पास आएगी, वो वापस आपके पास घूम के आएगी। आप खड्डा खोदोगे आपके लिए खाई तैयार होगी, इसलिए ना आप खड्डा खोदो ना खाई तैयार हो। और वो भगवान ने कंप्यूटर लगा रखा है, वो सब देख रहा है कि आपके कर्म क्या है, आपको क्या फल देना है आपको। हमें कई बार ऐसा लगता है कि ईश्वर ने गलत कर दिया, अरे हमारा तो कर्म ही खराब है। ऐसा नहीं है, भगवान ने आपके लिए सोच रखा है
कि आज आपको अगर ये रास्ता दिया है तो ये खराब रास्ता था, आपको अच्छा हुआ नहीं दिया तो, निश्चित रूप से आपको अच्छा हुआ नहीं दिया तो। मैं अलवर से विधायक का टिकट मांग रहा था, जी जी बिल्कुल। मुझे मेरा नाम जयपुर तक गया, जयपुर से मेरा नाम दिल्ली तक गया, 3 नामों में मुझे टिकट नहीं मिला। संजय भाई को मिला टिकट, हम उसके साथ उसी भाव से चुनाव लड़े जैसे कि मुझे टिकट मिला है। भाई बन विचारधारा हमारा टिकट मिलने तक की बात थी, हम कोशिश कर रहे थे, नहीं मिला तो नहीं मिला। आज उसके साथ मेहनत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए हैं। कोई हमारे में भाव नहीं है कि उसको क्यों मिल गया और हमें क्यों नहीं मिला। ऐसा होना तो फिर पार्टी की विचारधारा ही क्या हुई? तो विचारधारा का मामला है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में चलते हैं, बिल्कुल अपना भाव वही रखते हैं निश्चल, कि जैसा जो कुछ है भगवान ने हमारे लिए सोच रखा है वैसा ही होगा, और वो जो कुछ सोच रहा है हमारे लिए अच्छा सोच रहा है। जो दायित्व दिया है हमें बस पार्टी ने या ईश्वर ने, उसके प्रति हमें न्याय करना है। ईश्वर ने भी दायित्व हमें दे दिया, पिता का दिया, पति का दिया, हम जिस काम को करते हैं उसमें हमारे बॉस का दिया, हमारे जो हमारे अधीनस्थ हैं उसको हमारे काम को दिया कि भाई आप इस तरह से इस काम को, तो जो भी दायित्व हमें दिया उसको उसी भाव से आप करोगे। स्टाफ में जाओगे, किसी लड़के की तबीयत खराब है, किसी के घरवाली की तबीयत खराब है, किसी के, तो उनसे आप जाके उनसे हालचाल पूछो, उसके घर जाओ, उसकी पत्नी का हाल पूछो, उसके बच्चे का पूछो, तो आपका भाव ही बदल जाएगा। आपका कर्मचारी का और आपका अधीनस्थ का और इनका कोई भाव ही नहीं रहेगा, आपका पारिवारिक माहौल बन जाएगा। निश्चित रूप से। एक अंतिम प्रश्न आपसे मेरा जी, क्योंकि देखिए हम लोग 58 का मैं हो गया, आप शायद 1 साल छोटे होंगे, तो अब एक हमारी और ड्यूटी बनती है, वो हमारा जो दायित्व बनता है कि युवा शक्ति को हम क्या दिशा दें, वो चाहे जो भी प्रोफेशन अपनाए, आप वाला अपनाए, मेरा अपनावे या सरकारी नौकरी का अपनावे, उनको उस रास्ते को पहुंचने के लिए किस तरह से सार्थक प्रयास करने चाहिए, शॉर्टकट को भुलाकर। देखिए आपने अच्छा प्रश्न किया, मैंने भी सरकारी नौकरी छोड़ी है, मगर सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भगना चाहिए। सबसे बड़ी आज युवाओं को जो दिशा देने का काम है वो है व्यसन से मुक्ति। सबसे बड़ा जो आज काम है कि आज व्यसन इतना पाल लिया है कि सुबह उठते ही मैं देखता हूं उनके मुंह में गुटखा, वो दोनों हाथ से यूं यूं करते रहेंगे, मुंह भरा रहेगा, बात करते रहेंगे और रात को सोएंगे जब तक वही, और उसका नतीजा ये कि बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित। निश्चित रूप से शारीरिक रूप से आप श्रम नहीं कर रहे हैं, उससे आप परेशान हैं, आप पढ़ाई की तरफ आपका ध्यान नहीं है, आपका सारा ध्यान मोबाइल में और दूसरे कामों में और भंडारों में और धरनों में, प्रदर्शनों में, इसमें उसमें आपकी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। निश्चित भगवान ने सबको बुद्धि बराबर दी है, मगर आपकी बुद्धि किस जगह उपयोग कर रहे हैं, आपका उसका भाव क्या है उपयोग करने का, वो आपके ऊपर है। हमारे सबसे ज्यादा जो युवा शक्ति है वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मैं आज की लड़कियों को साधुवाद देना चाहता हूं कि आज लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं, लड़कियां ज्यादा होशियार हो रही हैं, लड़कियां ज्यादा सारे कामों में होशियार हैं, ट्रेंड है, हवाई जहाज चला रही हैं और चंद्रमा पे पहुंच गई। और हमारे लड़के जो हैं वो बिल्कुल पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान नहीं है, एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं है, दूसरी तरफ उनका ध्यान है। तो सारे ध्यान छोड़ के केवल शिक्षित और शिक्षा के लिए अपना काम करना चाहिए, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। फिर शिक्षा करने के बाद आप सरकारी नौकरी में जाओ, अपना कोई व्यवसाय करो, अपना कोई स्किल करो, अपना कोई भी कुछ करोगे बिना पढ़ाई के। आजकल हाईटेक जमाना है, आजकल कंप्यूटर है, नेट, सारा नेट है, बिना तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। आप कहीं भी जाओगे, किसी भी क्षेत्र में जाओगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग करोगे तो आपको इंग्लिश और कंप्यूटर और ये सब की आवश्यकता है। इसको भी आप केवल इस वजह से सीखें कि हमें इसका अच्छा उपयोग करना है, सदुपयोग करना है। जैसे आपने नेट ले लिया तो नेट का ये नहीं कि टट्टू काटने का काम कर लिया, जी बिल्कुल सही कहा है, वो काम नहीं करना है। हमें काम करना है, केवल उससे व्यवसाय करना है और शुद्ध व्यवसाय करना है। निश्चित शुद्ध पैसा आपके घर आएगा तो वो आपको फलीभूत भी करेगा और आपकी गुडविल भी बनाएगा, इज्जत भी बनाएगा, समाज में भी आपकी पहुंच बहुत रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। अर्थात युवाओं को वो काम नहीं करना चाहिए जो उन्हें मैच्योरिटी पर जाकर करना है। माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, माता पिता का नाम आगे करना चाहिए। आज जो काम आपको करना है वो करो, आप वो काम मत करो जो आपको 20 साल बाद करना है। जैसा कि आपने बताया कि मैच्योर्ड व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और वर्तमान में जो काम उन्हें करना है उसे नहीं करना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई और आपने आज हमको समय दिया, हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। अलवर न्यूज की तरफ से हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। पुनः किसी दिन आपसे इसी मंच पर
स्टूडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार। सभी दर्शकों का धन्यवाद।